हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर बी पॉजिटिव। आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे ही होंगे और कहते हैं ना, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपको कभी मतलब गलत तो लग ही नहीं सकता, आप कभी हार नहीं सकते। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं भौतिक भूगोल की। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया हुआ है कि जो भी यूपीपीसीएस के जो सिलेबस है, आपका सिलेबस में हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के साथ साथ हर सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर ऐसे करके, तो आपका हर चैप्टर वाइज टॉप 5 मतलब 50 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। आप सोच लो कितने सारे चैप्टर्स हैं आपके, और अगर हर चैप्टर से 50 एमसीक्यूज मिल रहे हैं तो आप बड़े आराम से प्रीलिम्स क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ आप क्या है, आप मेंस की तैयारी करते रहो, आपको प्रीलिम्स की करना ही नहीं है। प्रीलिम्स में हम सीसेट भी लेके चलेंगे, लेकिन सीसेट अभी नहीं लेके चलेंगे, सीसेट हम नेक्स्ट हफ्ते से लेके चलेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारा नेक्स्ट हफ्ते भी नहीं कह सकते, हम 15 अगस्त के बाद से लेके चलेंगे। अभी थोड़ा सा कवर करते हैं, पहले इसकी सीरीज बना लेते हैं, थोड़ा सा चेन इसकी सही हो जाए, फिर हम उसके बाद सीसेट का यानी कि GS2 का भी साथ में लेके चलेंगे। तो आज इसका शुरुआत करते हैं, हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग भी पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मोहरोविशिक असातत्य भूपर्पटी और मेटल के बीच स्थित है। गुटेनबर्ग असातत्य मेटल और बायक्रोड के बीच स्थित है। आपको बता रहे हैं इन दोनों में से कौन सा सही है, या फिर दोनों सही है, कोई एक सही है। आपका ऑप्शन है आपके पास, एक सही है या फिर दो सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर है आपका ये दोनों सही है। क्लियर? आपका आंसर हो जाएगा कि ये आंसर दोनों सही है, यानी कि जो मोह असातत्य ऊपरपट्टी मेटल और मेटल के बीच स्थित है। ठीक है, मोह जो है, और गुटेनबर्ग जो है वो मेंडल और क्रोड के बीच स्थित है। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये नॉर्मल पेपर्स में भी पूछे जाते हैं। अगर आप बात करो, आपका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगेनर। आंसर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड वेगेनर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग द्रव माध्यम से नहीं गुजरती है? कौन सी तरंग जो है वो जो है द्रव माध्यम, द्रव समझते हो ना, यानी कि पानी, ठोस ठोस द्रव और गैस पढ़ाया जाता है ना, कोई सॉलिड चीज़, कोई लिक्विड चीज़ और कोई गैस चीज़ पढ़ाई जाती है ना आपको। आपका आंसर हो जाएगा एस। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित होती है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, इसमें आपका दोनों आंसर सही है। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का सर्वाधिक विश्वसनीय ज्ञान किसके माध्यम से प्राप्त होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सर्वाधिक विश्वसनीय ज्ञान जो प्राप्त होता है आपको, वो उल्का पिंड से पता लगता है। भाई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब आपको पढ़ाई जाती है तो वहाँ पे छोटे छोटे उल्का पिंड पढ़ाए जाते हैं, पुच्छल तारे पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, कैसे उल्का पिंड मतलब छोटे छोटे थे, फिर बड़े वाले कुछ, जैसे कई बड़े गिरे, कई छोटे गिरे, ऐसे धीरे धीरे करके ग्रह बना, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एस्थेनोस्फीयर स्थल मंडल के नीचे स्थित होता है। विवर्तनिक प्लेटें एस्थेनोस्फीयर पर गतिशील रहती हैं। आप बताइए आंसर इसका। एस्थेनोस्फीयर जो है स्थल मंडल के नीचे ही स्थित होता है, सही बात है। और विवर्तनिक प्लेटें जो होती है एस्थेनोस्फीयर पर गतिशील रहती है, ये दोनों सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है। मोह असातत्य, ये आपने भी सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका ये था ना, भूपर्पटी और मेटल के बीच स्थित है। और गुटेनबर्ग असातत्य जो था वो भूपर्पटी मेटल और क्रोड के बीच स्थित था ना, भूपर्पटी नहीं था वहाँ पे मेटल और कोड के बीच स्थित था, ये आपका गलत है। कॉनराड असातत्य मेटल और बाह्यकोड के बीच, ये भी गलत है। लेहमैन जो होता है वो भूपर्पटी और मेटल के बीच नहीं होता है। ठीक है, आपका फर्स्ट हो जाएगा सही। सॉरी, नाउ फर्स्ट आंसर इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? आग्नेय चट्टान भाई पढ़ाना पड़ेगा। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम टॉपिक वाइज उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। चट्टानें पढ़ाएंगे, उसमें बहुत सारी चट्टानें होती हैं, तो उस हिसाब से पढ़ा दीजिए किस तरह की चट्टानें कौन सी कहाँ पाई जाती हैं, वो भी आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया जाएगा। अभी आपका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार नई महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण कहाँ होता है? डाइवर्जेंट सीमा, यानी कि अपसारी सीमा। प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत के अनुसार महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण जो होता है वो अपसारी सीमा पर होता है। कहाँ होता है? अपसारी सीमा पर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा भाग किस परत का है? आपको ये क्वेश्चन तो याद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो है वो मेटल का है। किसका है? मेटल का है। आपका आंसर हो जाएगा मेटल।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी का बाह्य क्रोड मुख्यतः लौह एवं निकल से बना है। बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपको बताना है निकल, लोहा और निकल से बना है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, या फिर दोनों सही है, कोई एक सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा आग्नेय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ग्रेनाइट एवं अंतर्वेदी इंट्रूसिव आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट एवं बहिर्वेदी एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टान है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें दोनों सही है। अच्छा, आप लोग ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अधिकांश ऐसे क्वेश्चन देखते हो वहाँ पे दोनों सही है, लेकिन ये दोनों सही मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन देने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप उसमें कंफ्यूज होकर पढ़ते ही रहे, यानी कि वो दोनों चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय मुख्यतः किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर का अग्नि वलय, रिंग्स ऑफ फायर जो होता है, रिंग्स ऑफ फायर बहुत बार पूछा जाता है, हमें सब पता होना चाहिए, सक्रिय ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित है। हिमालय पर्वत का निर्माण किन प्लेटों के अभिसरण से हुआ है? पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट के सरकने से, कहता है ना, अभिसरण से हुआ है, जब वो एक के ऊपर एक चढ़ती गई है, हिमालय बनता चला गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अपक्षय वेदरिंग में चट्टानों का विघटन अपने स्थान पर ही होता है। अपर्दन यानी कि इरोसन जो होता है, आपको अपर्दन में पदार्थों का परिवहन भी शामिल होता है। आपको आंसर बताना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों सही है, यानी कि अपक्षय जो होता है वो चट्टानों का विघटन अपने स्थान पर ही होता है, और अपर्दन जो होता है वो पदार्थों का परिवहन भी शामिल होता है। क्लियर? अपर्दन में कोई भी चीज़ होता है तो वो भी तो इधर से उधर बह जाता है, ठीक। और अपक्षय होता है यानी कि वेदरिंग यानी जो चट्टानों का विघटन होता है वो अपने ही स्थान पर होता है। भाई चट्टान कोई टूट के उसी जगह पर गिरती है ना, कोई बिल्डिंग है टूट के आराम से उसी जगह पर गिर जाती है, ये समझिए आप। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को आंतरिक क्रोड कहते हैं भाई। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? मेटामॉर्फिक बोलते हैं इसको, मेटामॉर्फिक चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक। अब आ जाते हैं मेटामॉर्फिक प्लेट में कौन सी आ जाती है? आपका हो जाएगा, आपने देखा भी है, काफ़ी पहले यूज़ होता था संगमरमर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। अब सारी प्लेट सीमाओं पर प्रायः शक्तिशाली भूकंप आते हैं। अब सारी प्लेट सीमाओं पर नवीन महासागरीय भूपर्वटी का निर्माण होता है। आपका आंसर दोनों सही है। अभी सारी जो प्लेट होती हैं सीमाओं पर प्रायः शक्तिशाली भूकंप लाती हैं, और अब सारी जो होते हैं वहाँ पे भूपर्वटी का निर्माण होता है। रिक्टर पैमाना किसके लिए होता है? आपको पता है, भूकंप के लिए होता है, भूकंप की तीव्रता नापते हैं उससे, तो आपका आंसर बी हो जाएगा सही आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर सामान्यतः तापमान बढ़ता है। सही है, गलत है? पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर सामान्यतः दाब भी बढ़ता है। सही है या गलत है? अच्छा, आप पहले बताइए केंद्र होता कहाँ है? समझते हैं केंद्र कहाँ होता है। ये है गोल गोल पृथ्वी, और ये क्या है, मैं इनको हटाती हूँ पहले। ये क्या है, ये क्या है? ये है भूमध्य रेखा, और ये है केंद्र बिंदु। क्लियर? आप जितना ऐसे ऐसे जाएंगे ना, इधर इधर की ओर जाएंगे, ऊंचाई की ओर, उतना क्या होगा, आपका तापमान जो है वो बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा। इसको इधर रखो, ठीक। और जितना नीचे के साइड जाएंगे, फिलहाल तो नीचे की साइड जाना इतना सक्षम मतलब है ही नहीं, क्योंकि सबसे नीचे क्या होता है हमारा, अंटार्कटिका है भाई। इस जगह पे अगर पढ़ा है आपने भूगोल तो आप बता सकते हो। आपके कितने वो हैं आपके पास, महासागर कितने हैं, अच्छा महाद्वीप कितने हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये मैं आपको एक दिन ना बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी, अभी तो नहीं, किसी दिन मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताऊँगी। अभी इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां भूकंप सबसे पहले अनुभव होता है। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। आपने कभी भी अगर भूकंप आता है तो आप सबसे पहले वो न्यूज़ अगर सुनते हैं ना, तो वहाँ पे होता है कि उसका जो फोकस पॉइंट था वो यहाँ पे था, हाइपो सेंटर जो था वो यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। यानी कि वहीं से तरंगें उत्पन्न हुई थी, वहीं से तरंगें उठना शुरू हुई थी, ठीक। ये हो गया आपका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एपिसेंटर भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है। सर्वाधिक क्षति सामान्यतः एपिसेंटर के आसपास होती है। सही बात है। एपिसेंटर जो होता है भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है। आया समझ में? जैसे पृथ्वी की जो सबसे नीचे जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है उसको क्या बोला गया है इन्होंने, फोकस, या फिर मतलब ये तो बोल देते हैं फोकस पॉइंट है, या तो हाइपो सेंटर बोल देते हैं, यानी कि वहीं से एकदम हाइप लिया है उसने,
और आपके पृथ्वी पर वो जिस जगह पे मतलब कहीं ना कहीं तो होगा ना उसका पॉइंट, और जिस जगह से शुरू हुआ उसको एपिसेंटर बोलते हैं। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की महाद्वीपीय प्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सिलिका जो होता है वो पृथ्वी की महाद्वीपीय प्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है? आपका आंसर हो जाएगा, आपने अभी तक अपसारी अभिसारी बहुत ज्यादा पढ़ते चले आ रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा अभिसारी। क्या हो जाएगा? अभिसारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित में से या फिर किसी भी कथनों पर विचार करिए। बातें की होती है। ज्वालामुखी मुख्यतः प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं, कुछ ज्वालामुखी हॉटस्पॉट क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान है? आपका अवसादी चट्टान हो जाएगा जो अवसाद से मिलकर बनती, सेडिमेंट्री से बनकर बनती है, वो आपका आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर को याद करने का सबसे तरीका है ना, आपको पता है बालू को क्या कहते हैं? सेंड पढ़ाया जाता है आपको, बस सेडिमेंट्री याद रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कायांतरण के दौरान चट्टानों की संरचना एवं खनिजीय संगठन में परिवर्तन हो सकता है। ताप और ताप कायांतरण के प्रमुख कारक हैं। आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि दोनों सही हैं। निम्नलिखित में किस भू आकृति का निर्माण मुख्यतः नदी द्वारा अपरदन से होता है? भू आकृति का निर्माण नदी द्वारा अपरदन से होता है। आप बता सकते हैं कौन सी ऐसी घाटी जो नदी जहां से चली जाती है, दोनों तरफ किसी भी आकृति से मिट्टियां गिरने लगती हैं, वहां पे बीच में गड्ढा जैसा हो जाता है, वो किस तरह की आकृति ले लेती है? वी टाइप की। ठीक, कैसे ले लेती है? वी टाइप की, वी आकार की घाटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप की तीव्रता मैग्नीट्यूड रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता में प्रत्येक एक इकाई की वृद्धि ऊर्जा में बहुत बड़ी वृद्धि को दर्शाती है। आंसर आपका दोनों सही है। जो भूकंप की तीव्रता होती है वो रिक्टर स्केल पे ही मापी जाती है, और भूकंप की तीव्रता में प्रत्येक एक इकाई की वृद्धि ऊर्जा में बहुत बड़ी वृद्धि को दर्शाती है। आप बात समझ रहे हैं? एक इकाई वृद्धि की यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना। जो एक रेक्टर स्केल, 2 रेक्टर स्केल, 3 रेक्टर स्केल होता है ना, अगर 5 रेक्टर स्केल के ऊपर आ जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। 6 हो गए तो बहुत बहुत ज्यादा ही, क्योंकि पता है नहीं रेक्टर स्केल होता है पॉइंट में भी देखा है, 0.1, 0.2, 0.3, 4.1, 4.2, मतलब रेक्टर स्केल अगर एक इकाई भी बढ़ गई तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। आंसर आपका दोनों सही है। सॉरी, आंसर आपका दोनों सही है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। भाई पृथ्वी हमारी चंद्रमा के सामने, जब पृथ्वी उसके सूरज के सामने घूमती रहती है तो जिधर से क्या होता है, जिधर सूरज पहुंच गया उधर दिन हो जाता है, जिधर सूरज नहीं है वहां पे रात हो जाती है, और जिधर सूरज नहीं होता है वहां जो है चंद्रमा दिखने लगता है। चंद्रमा वैसे तो हमेशा होता है, कहने का मतलब है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुआ बहन कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो नॉर्मल पेपर से यूपी ट्रिपल एससी की बात करोगे या फिर कोई ऐसे पेपर की बात करोगे तो उसमें जरूर पूछा जाता है। तो पृथ्वी की जो जुआ बहन होती है वो कौन होती है? शुक्र होती है। कौन होती है भाई? शुक्र होती है। शुक्र को पृथ्वी की जुआ बहन भी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का यह झुकाव ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। सही है या गलत है भाई? सही है। इससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तित होती है और बारिश होती है, गर्मी होती है, ठंडक का सीजन आता है। आंसर हो जाएगा सी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन तो पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप आंसर करिए। 8। निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर पड़ती है? ये नोट कर लेना क्वेश्चन, ये जरूर पूछा जाता है, और इधर आसपास जो पेपर होंगे उस पर जरूर पूछा जाएगा। अधिकांश ये डेट वाले क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं जिस डेट है, जैसे अगर आपका पेपर नवंबर में है ना तो आप वहाँ उसके 1-2 महीने पहले और 1-2 महीने बाद की डेट जरूर याद करके जाना कि उस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को वो दिवस मनाया जाएगा, इस डेट को ये दिवस मनाया जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा। इसका आंसर था आपका 21 जून, मैंने आपको बताया भी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 जून। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। सभी अक्षांश रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। देखो सबसे पहले समझने वाला तरीका ये है कि आपकी ये
हो गई पृथ्वी, इतनी गोल बनी नहीं बट गोल होती, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट, और ये हो गई आपकी 0 डिग्री लाइन। ठीक, देखो इधर की जो रेखा होती है ये वाली, ये जो आपकी अक्षांश रेखा होती है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक, ये एक कर्व बनाती है। ठीक, ये जो रेखा होती है यहाँ से ऐसे जो आती है, ये ऐसे आती जाती है, ये सब एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर मिलती जाती हैं। इनकी लंबाई कम नहीं होती, ये सेम रहती है। ठीक, लेकिन ये वाली जो होती है ना, ये पास में आ रही है ना, ये ऐसे करके, इनकी लंबाई कम होती रहती है। क्लियर, आगे समझ में। ये जो ऐसे हैं ये क्या है, अक्षांश रेखा है, और ये जो ऐसे हैं ये है देशांतर रेखा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर के समान होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो 180 डिग्री के समान होती है, समानांतर होती है, कहने का मतलब या उसी के समान चलती है। ये हो गया आपकी है इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको बोलते हैं, वो अब एक मैं आपको बताती हूँ। देखो ये हो गया गोल गोल पृथ्वी, ये हो गई 180 डिग्री लाइन। ठीक, इसको 180 डिग्री इस वजह से बोला जा रहा है। देखो ये 0 से शुरू है, यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। क्लियर, तो इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री। लेकिन जो इसी देखो और यहाँ से शुरू होके यहाँ से घूम के यहाँ तक आ जाए उसको बोलते हैं 360 डिग्री। लेकिन केवल ऐसे ही रहे उसको बोलते हैं 0 डिग्री। ये है आपका पॉइंट। क्लियर, समझ में आया, इसी वजह से यहाँ पे 0 डिग्री नहीं बोला गया है। ठीक, तो क्या है वो यहाँ से यहाँ ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे भाई, 0 को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण सूर्य पूर्व में उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है। आया समझ में, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, दोनों सही हैं आपके। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश रेखा पर वर्ष में 2 बार दोपहर के समय सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है। आप ये आपकी हो गई। अब इसमें बताना है 2 बार किस अक्षांश रेखा पर 2 बार दोपहर के समय सिर सर के ऊपर होता है, 2 बार। अगर इसको बांट दोगे गोल गोल ऐसे पृथ्वी ऐसे ऐसे करके घूमेगी है, तो एक बार तो इधर से भी होगा, एक बार तो इधर से भी होगा कि नहीं होगा, तो 2 बार हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या हो गया आपका आंसर, भूमध्य रेखा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ज्वार-भाटा मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है, सही है। सूर्य भी ज्वार-भाटा को प्रभावित करता है, दोनों सही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। आप बता सकते हैं किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही था, 21 मार्च 23 दिसंबर। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही संभव है, चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव है। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा के दिन पूरा होता है चांद, इसी वजह से जिस दिन चांद पूरा होता है उसी दिन ग्रहण लगता है, और सूर्य जो है अमावस्या के दिन माना जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शनि। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, पता है आप लोगों को। ऑप्शन सी, मंगल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है आपको। सौरमंडल का सबसे ग्रह बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ये भी आपका दोनों ही सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को प्रातःकालीन एवं सायंकालीन का तारा भी बोला जाता है, भोर का तारा भी बोला जाता है।
आपका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा, प्रातःकालीन तारा, सायकालीन तारा, बहुत कुछ बोला जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। आपका नीला ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी सूर्य से अगर दूरी देखोगे तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। क्या तीसरे नंबर पे आती है? ये तो अब आप लोग बता पाओगे। ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या, अब यहाँ का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो अब आगे हम मिलते हैं नई सीरीज़ में। और प्लीज़ चैनल, अगर आप यहाँ तक देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। और जो भी आपको कमेंट, जहाँ पे भी कोई गलती लगती है आप कमेंट जरूर किया करिए। उससे क्या होता है, हमारी आदतों में सुधार होता है। तो जहाँ पे भी आपको गलती लगे प्लीज़ कमेंट जरूर करें, जहाँ पे भी आपको लगे हाँ ये ऑप्शन गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तो इसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।